Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Motivation with Physics. फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर के चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। यानी कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, दो वेक्टर को कैसे गुना करते हैं और उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी बातों की जानकारी हम लोग पिछला टॉपिक में ले चुके हैं। उसका वीडियो हमने डाल दिया है। आज उससे रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका थ्रू आउट फिजिक्स में जहां भी हम लोग वेक्टर की बात करेंगे वहां पर उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या, कैसे होता है, और उसके बाद एक ट्रिक बता देंगे कि 1 सेकेंड में आप उसको कैसे समझ जाइएगा। तो टॉपिक है कि जैसे हम लोग था कि दो वेक्टर था, दो वेक्टर को जोड़ करके रिजल्टेंट वेक्टर लेते थे। अब एक ऐसा टॉपिक है कि कोई एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, जो 2 डायमेंशनल प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो उस वेक्टर को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कैसे तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब यह हुआ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, यह टॉपिक का नाम हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक का ही नाम हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सदिश का हिंदी में होता है वियोजन, कहीं कहीं विघटन भी लिखता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है, यह मान लीजिए कि हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पर यही है आपका, इसको कहते हैं ओरिजिन, जहां से कोई चीज की शुरुआत होता है। अब इसी ओरिजिन से मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसका हम वेक्टर का नाम दे दिए मान लीजिए ए। एक्स वाई प्लेन है और ओरिजिन से एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वह एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इस एंगल के साथ यह एक्स वाई प्लेन, यह एंगल इसके साथ भी बन सकता है, तो किसी एक एक्सिस के साथ हम बना लिए। तो इसका रिजोल्यूशन का मतलब यह हुआ कि इस एक्स वाई प्लेन में जब ये चल रहा है तो इसकी गति, आप देखिए ध्यान से, यहां से जब चलना प्रारंभ किया तो इसकी गति हर पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, जा रहा है ऐसे। अब किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि यही एक हम पॉइंट मान लेते हैं, ये है एक पॉइंट है, मान लीजिए कि एम, मान लीजिए कि एम तक चला, यह पॉइंट है ओ, ओरिजिन। तो आप जिसे मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस पर चला है कि नहीं, वाई एक्सिस पर चला है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या कीजिएगा, यहां से एक आप परपेंडिकुलर गिराइए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ताकि यह पता चले यह परपेंडिकुलर हो गया। एम है तो इसका नाम दे दीजिए एन, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर गिराइए इस एक्सिस पर, ऐसे एम एन, इसको पी मान दीजिए। देखिए, तो परपेंडिकुलर जब हम गिराए हैं तो अब आप कोई पूछेगा कि इस सदिश का, इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है। तो देखिए, जब एम पर पहुंचा है यहां पर, तो वहां से परपेंडिकुलर गिराने पर यह एन पर मिला, मतलब कि एक्स एक्सिस पर यह ओ से एन तक चला, ओ से एन तक चला, और यहां से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर गिराए हैं तो ओ पी पर मिला, तो ओ से पी तक चला। यानी कि अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और एक्स वाई प्लेन में चलते हुए अगर हम यह दिखा देते हैं कि एक्चुअल में वह एक्स एक्सिस पर कितना चला और वाई एक्सिस पर कितना चला,
तो इसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए। रिजोल्यूशन का मतलब कि इसको हम तोड़ दिए, कहां कहां तोड़ दिए कि उसका वैल्यू एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा। तो अब यहां पर देखिए कि इफ वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष के साथ यह जो एंगल बना रहा है वह एस एक्स अक्ष के साथ बना रहा है। तो कहता है कि इस वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एट एक्स एक्सिस and y axis is called रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यानी कि सीधा सीधे रिजोल्यूशन क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन में हमारा कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि इसके साथ एंगल थीटा बना लिया है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसका वैल्यू क्या होगा उसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि इसको हम रिजॉल्व कर दिए कि एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा, वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा। तो अब इसी को कहते हैं इस डायरेक्शन में, तो एक्स एक्स के डायरेक्शन में कैसे आएगा, तो अब यहां देखिए इस ट्रायंगल में वैल्यू निकालते हैं। इन ट्रायंगल कौन, ओ एम एन, ओ एम एन। अब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है ए, यहां पर निकालना है, यानी कि यह हाइपोटेनियस हो गया, यह बेस हो गया, मतलब यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, एंगल दिया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ कॉस थीटा लगा देंगे। देखिए सीधे सिंपल है, कॉस थीटा बराबर ओ एन अब बटा ओ एम। तो ओ एन तो हमको चाहिए और ओ एम ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर ओ एन निकलना है तो इधर आएगा, तो मैग्नीट्यूड का चिन्ह होता है ना, तीर का निशान हटा देते हैं तो हो जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू ओ एन। यानी कि सिंपली हमारे पास जो ओ एन आया वह आ गया ए कॉस थीटा। इसको कहा जाता है एक्स कंपोनेंट, हिंदी में एक्स घटक। यानी कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वह हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर इसको निकालना होगा, इस चीज को, तो मान लीजिए कि जैसे ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यह दोनों लाइन पैरेलल है, चाहे यह दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो इसको थीटा मान कर भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हो गया और यह हाइपोटेनियस हो गया, माने कि यह लंब और यह कर्ण, तो लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन थीटा से। तो इसको हम कहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कर देते हैं, अट जाएगा। इन ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी, अब यहां लगाइए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लंब ओ पी अब बटा कर्ण ओ एम। तो यही ओपी निकालना है और ओ एम जो है आपका मैग्नीट्यूड है ए, यानी कि सिंपली ओपी बराबर ए साइन थीटा, यह कहलाएगा वाई कंपोनेंट। थोड़ा सा और यहां लिखिए, ओपी बराबर हो गया ए साइन थीटा, इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट।
वाई कंपोनेंट, यानी कि इस वेक्टर ए का दोनों जगह मैग्नीट्यूड निकल गया। एक्स घटक ये वाई घटक हो गया कि इस पर, यानी कि इस पर क्या आ गया फाइनली, देखिए ए कॉस थीटा, इस पर क्या हो गया ए साइन थीटा, यह घटक कहलाएगा। यानी कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के रूप में इस वेक्टर का ब्रेकिंग हो गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इतना चीज हम एक्सप्लेन किए, तब जाकर के आपको पता चला कि किस पर कॉस थीटा होगा, किस पर साइन थीटा होगा। क्लियर हो गया? लेकिन बिना यह एक्सप्लेनेशन कि हम एक सेकेंड में कैसे समझेंगे कि कौन सा एक्सिस पर कॉस थीटा होगा, कौन सा एक्सिस पर साइन थीटा होगा, तो इसका एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वह एक्सिस कॉस थीटा का के रूप में आएगा कंपोनेंट, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनेगा वह साइन थीटा के साथ आएगा। क्योंकि कॉस और साइन दो होता ही है। तो देखिए यहां एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो एक्स एक्सिस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट आ गया। वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना है तो यह साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया। अगर मान लीजिए कि यह एंगल थीटा इसके साथ ना बन करके इसके साथ बनता तो यह कॉस थीटा हो जाता है, यह साइन थीटा। यानी कि आपको एक रिजल्ट मिल रहा है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है उस एक्सिस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट जाता है और दूसरे एक्सिस पर साइन थीटा का। चूंकि दो ही कंपोनेंट होता ही है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहां पर एक बात आपको हम नोट करके लिख देते हैं, यहां पर नोट इंपॉर्टेंट, जल्दी करने के लिए नोट है ना, कि सदिश यानी कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है उस एक्सिस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है और दूसरे एक्सिस पर साइन थीटा का कंपोनेंट आता है। यह जो चीज है, अब इतना करने की जरूरत नहीं, चूंकि ये तो एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरह से रिजोल्यूशन होता है कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका कंपोनेंट कहलाता है। और इसको ब्रेक करने के जो तरीका है इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब यहां पर चूंकि हम एक्सप्लेन कर दिए फिगर बना करके, तब पता चला कि इस पर ए कॉस थीटा आया और इस पर ए साइन थीटा आया बिना बनाए। चूंकि आगे चल करके जब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। तो अब वहां पर ये फिगर बना करके साइन थीटा कॉस थीटा का हम ट्रायंगल थोड़े बनाएंगे, वहां पर दिमाग से ही पकड़ लेंगे कि कौन कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, कौन कंपोनेंट साइन थीटा होगा। तो स्पष्ट हो गया कि जिस एक्सिस के साथ यह एंगल बनाएगा उस एक्सिस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ नहीं बनाएगा साइन थीटा का आएगा। अगर यही एंगल इसके साथ बना लेता इसके साथ तो यह हो जाता है ए कॉस थीटा, यह हो जाता है ए साइन थीटा। इसलिए वहां पर बात लिख दी है कि सदिश जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है उस एक्सिस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है और इसके और दूसरे एक्सिस पर साइन थीटा का आता है। चूंकि दो होता ही है साइन और कॉस, अगर एक क्षैतिज में आ गया तो एक वर्टिकल में आएगा। तो यह जो चीज है छोटा सा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे जब कभी भी आप पढ़िएगा वेक्टर के बारे में, जहां भी वेक्टर किसी खास एंगल पर अग्रसर होगा, टेंडिंग करेगा, तो वहां पर ब्रेकिंग का मत आएगा। तो वह उस तरह का, आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि आखिर जब हम ये पढ़ गए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर इसका कहाँ प्रयोग है, किस प्रकार के एग्जाम्पल में प्रयोग होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो फाइनली हमारा टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या है
कि उस पर आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और वह क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अब देखिए, अब इस पर आधारित अब क्लियर हो गया कि जिधर से एंगल बनाएगा वह एक्सिस कॉस थीटा का, और जिधर से एंगल नहीं बनाएगा वह एक्सिस साइन थीटा का। दिमाग में बैठा लेना है, 1 सेकेंड का यह कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछेगा। अब देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, जैसे हम 2 फिगर बनाते हैं, एग्जांपल समझिए। यह एक ट्रैक है, यहां पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, और इस ट्रैक के ठीक समानांतर इस पर F बराबर 10 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जा रहा है। यह वेक्टर क्वांटिटी है, और ये मान लीजिए कि 10 केजी का वस्तु भी है, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वह ठीक इस क्षैतिज के समानांतर है, क्षैतिज के समानांतर है। तो जाहिर सी बात हो गई कि जैसे एक्स वाई प्लेन में था, यहां पर अगर यहां से वेक्टर सीधे ऐसे चल दे तो उसका रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक्स एक्सिस पर चल ही रहा है। या सीधे ऐसे चल दे तो इसको भी रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पर चल ही रहा है। तो उस कंडीशन में इसका टोटल का टोटल वैल्यू या तो एक्स पर होगा नहीं तो वाई पर होगा। तो उसमें अलग से कंपोनेंट नहीं टूटेगा। कंपोनेंट तब टूटेगा जब या तो वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाएगा तब। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, वह ठीक इस एक्सिस के पैरेलल में है। मतलब कि समझिए कि उस एक्सिस पर ही है, तो उसका किसी कंपोनेंट से मतलब नहीं है। तो इस फोर्स का एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, वह 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब वही फिगर मान लीजिए यहां बनाते हैं। देखिए ध्यान से, वस्तु वही है, सेम चीज वही बनाएंगे। 10 केजी का वस्तु है, ठीक है। अब जो यह फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, वह ऐसे नहीं है, वो ऐसे खींच रहा है व्यक्ति, ऐसे 10 न्यूटन से। तो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन तो ये है, देखिए ये है। तो कहता है कि यहां से मान लीजिए कि 60 डिग्री के एंगल बना करके वह फोर्स इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो जैसे ही यहां से एंगल बना, अब इसका 2 कंपोनेंट टूट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक हुई, जैसे ऊपर यहां से ऐसे आएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। तो अब आपको जानना है कि जो हम फोर्स का 10 न्यूटन बल लगाए हैं वह इस एक्सिस के साथ 60 डिग्री के कोण बनाया है। तो यह एक्सिस का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, और यह हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। यहां पर 2 कंपोनेंट टूट गया। इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यह कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यह कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ले लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब दोनों कंपोनेंट का अपना अपना काम होगा। जैसे ही कंपोनेंट में टूटा, अब इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट टूटा अब दोनों कंपोनेंट का अपना अपना काम हो गया। क्या काम हुआ? तो यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यह वस्तु को हॉरिजॉन्टल गति देगा, और यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वस्तु को इस पोर्शन से थोड़ा ऊपर टांगेगा, ऊपर टांगने का प्रयास करेगा। यानी कि हमारे पास यहां आ गया क्या कि एफ कॉस थीटा, यह
तो एफ कॉस थीटा का क्या काम है? यह वस्तु को क्षैतिज गति प्रदान करता है। और एफ साइन थीटा क्या करेगा? यहां पर यह वस्तु को लंबवत उठाता है मतलब गति प्रदान करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग जैसे ही पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें आएगा। कैसे आएगा? अब जैसे मान लीजिए कि यह 10 केजी का वस्तु है, यह 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। अब इसमें कोई कहेगा कि वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ए बराबर फोर्स बटा मास होता है। तो फोर्स हमारा हो गया 10 न्यूटन, मास हो गया 10 न्यूटन, सीधे कट के आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर तो क्षैतिज गति में जो उसका त्वरण उत्पन्न हो रहा है उस पर एफ कॉस साइन थीटा। अब इसमें कोई कहे, इसमें देखिए, अगर इसमें कोई कहे कि एक्सेलरेशन ए, तो अब यहां पर एफ कॉस 60 डिग्री बटा एम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल गति में जब इसका त्वरण होगा तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण होगा, न कि इस फोर्स के कारण होगा। तो अब आप इसको निकालिएगा, देखिए एफ हो गया 10 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और डिवाइडेड बाई 10। तो जैसे 2 × 10 हो गया, 5 से 2 कट गया, यानी कि 1/2, यानी कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए त्वरण ये हो गया, यहाँ त्वरण सोझे आधा हो गया। क्यों आधा हो गया? इसलिए कि इस कंडीशन में टोटल का टोटल फोर्स प्रयोग हो गया था इसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए, और इस पोजीशन में इस फोर्स का एक हिस्सा उसको त्वरण उत्पन्न करने में खपत होगा और दूसरा हिस्सा इसको टांगने में खपत होगा। आगे से वो टांगे रखेगा। तो किसी भी वस्तु को आप ऐसे तिरछे खींचिएगा ना, तो आगे की तरफ तो बढ़ता है, क्षैतिज पर ही फिसलेगा, लेकिन अगला मुंह जो है थोड़ा सा उठल रहता है या उठने का प्रयास करता है, तो उसका काम है एफ साइन थीटा का। तो यह जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का धड़ल्ले से प्रयोग होगा इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, इसमें अगर हम त्वरण निकालना चाहे तो फोर्स बटा मास सीधे 10/10, क्योंकि इसमें टोटल का टोटल 10 न्यूटन इसको खींचने में, मोशन देने में लग रहा था। यहाँ पर ऐसे जब बल लगाए तो यहाँ पर इस फोर्स का 2 कंपोनेंट टूट गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसको त्वरण उत्पन्न करेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो इसको आगे से उठाए रखेगा। तो अब इसी फोर्स में से कुछ भाग बट गया, तो इसका त्वरण देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का व्यापक स्तर पर आगे चल करके, तो हम सिंपली एक एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, माने जो एडिशन ऑफ वेक्टर था क्या था, उसमें 2 छोटे वेक्टर को हम लोग जोड़ते थे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। यहाँ पर ठीक उल्टा हो गया कि एक बड़ा वेक्टर है उसको 2 अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ने का जो विधि है, या मान लीजिए 3 गो एक्सिस है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो तीनों को टूट सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स वाई प्लेन में ही उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से किसी एक्स वाई प्लेन में किसी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ने की जो विधि होती है उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और तोड़ने का सबसे आसान तरीका बिना क्वेश्चन दिए कि जिस एक्सिस के साथ, अब यही एक्सिस मान लीजिए कि यहाँ 60 डिग्री दिया है और यही एक्सिस एंगल यहाँ ना दे करके यहाँ दे देता 60 डिग्री, यहाँ दे देता 60 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं था भाई। पूरा 90 डिग्री होता है ना, तो यहाँ से हम 30 डिग्री ले लेते, अब इसको तोड़ देते, यह हो जाता एफ कॉस 30 डिग्री, या एफ होता है, या यहाँ से इस एंगल का होता है, यह हो जाता है एफ कॉस साइन डिग्री, आई होता है एफ साइन 60 डिग्री। तो बात हुआ साइन कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है। तो इस तरह से हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बेसिक चीज जान गए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के बीच, ताकि इसका लाभ मिल सके। और हमेशा यूट्यूब के माध्यम से तो पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बेस बुक पर ध्यान दीजिए, ये हम सजेस्ट जरूर करेंगे
बेस्ट बुक के रूप में अगर आप कोई भी बुक रखे हैं, बेस्ट होता है एनसीईआरटी की बुक। इसके अलावा भी बहुत सारा बुक आप रख सकते हैं। बेस्ट बुक पर जरूर अध्ययन कीजिए। आप यूट्यूब से उसका नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद उस टॉपिक को आप बेस्ट बुक से पढ़िए, तब आपको टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आज का बस क्लास इतना ही। तक लिए नमस्कार। VIP।